प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय भारद्वाज और आज आपको मैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ाने जा रहा हूं। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ये जो है पार्ट में राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय के बारे में आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है और हम सब जानते हैं। एक महान भारतीय राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने भारत में दो बहुत महत्वपूर्ण बातों में अपना योगदान दिया। एक तो सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में, और दूसरा ये था कि उन्होंने भारत में आंग्ल भाषा को समर्थन दिया। और हम जब उनका जीवन परिचय देखते हैं तो 1772 में इनका जन्म होता है और 1833 में इनका देहावसान होता है। परीक्षा की दृष्टि से और उनको जानने के लिए आपको हम तीन जो हैं उसमें इनको पढ़ेंगे, इनके पार्ट जो हैं। एक तो हम पढ़ेंगे इनका राजनीतिक विचार। तो राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार क्या थे। एक उदारवादी चिंतक माने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत में प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से और भारतीय नवयुवकों को जागृत करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा उनके धार्मिक विचार। एकेश्वरवाद का वो समर्थन करते हैं और मूर्ति पूजा बलि प्रथा के संबंध में उन्होंने बहुत कानून बनाने का प्रयास किया। और फिर हम सामाजिक विचारों को पढ़ेंगे जिसमें सती प्रथा का विरोध आया है। और पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे उनके शिक्षा संबंधी और आर्थिक विचार और साथ ही साथ उनका योगदान भारतीय राजनीति में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। और आप विद्यार्थियों से निवेदन है कि अभी तक आपने जितने लेक्चर देखे हैं उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उसमें अपने कमेंट्स भी दें बच्चों। और आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें बताइए, कोई और जानकारी लेनी है तो आप अपने कमेंट्स देते रहें, जैसे हमें भी लगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। थैंक यू। मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। इनके पिता परम पितामह कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे और नवाब ने उन्हें राय की उपाधि दी थी। ये बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे और उनके पिता ने अपने पुत्र के लिए शिक्षा का श्रेष्ठ प्रबंध किया। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने बांग्ला, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी 24 वर्ष की उम्र में सीखनी प्रारंभ की और 40 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उस भाषा पर उनका अधिकार हो गया। ईसाई साहित्य के अध्ययन के लिए उन्होंने हिब्रू, लैटिन और यूनानी भाषा को भी सीखना आरंभ किया। संस्कृत भाषा के वे प्रकांड पंडित थे और अरबी तथा फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के कारण ही उन्हें मौलवी की उपाधि प्रदान की गई। सन 1804 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में साधारण लिपिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया और प्रतिभा के बल पर रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान पद प्राप्त किया। 1814 में नौकरी छोड़कर धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहने लगे। यह उनकी भेंट H. विल्सन, मैकॉले, सर विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट और एडम जैसे अंग्रेजी विद्वानों से हुई। 1815 में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद किया। 1816 में केन तथा उपनिषद का बंगला और अंग्रेजी अनुवाद। 1818 तक उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों के संबंध में अपनी व्याख्या प्रकाशित की। 1820-21 में उन्होंने ईसाई धर्म पुस्तकों पर अपनी व्याख्या प्रकाशित की। नारी अधिकार, भाषण स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र निकाले जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। उन्होंने 1815 में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। 15 नवंबर 1830 को वो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड गए और वहाँ उनकी मुलाकात जेरेमी बेंथम से हुई। उनके इंग्लैंड आवास काल में ही प्रथम सुधार अधिनियम 1832 रिफॉर्म एक्ट पास हुआ और फिर इंग्लैंड से फ्रांस गए और वापस आके 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई। ये एक जीवन परिचय है राजा राममोहन राय के बारे में। अब उनके राजनीतिक विचार।
राममोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों में कभी भी अपने आप को पृथक नहीं रखा। उन्हें देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि और ज्ञान था। धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेश वाहक, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया बना दिया था। अब उनके चिंतन की हम बात करें तो नंबर 1 आता है व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राममोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने लॉक, ग्रोशियस और थॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता और सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। अतः अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में राजा राममोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे और वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न करे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो की भांति राजा राममोहन राय को स्वतंत्रता के आदर्श से उत्कृष्ट प्रेम था। वे प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक मूल्य पर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के पोषक थे और स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय आदि राजनीतिक वरदानों को सर्वोच्च मानते थे तथा राज्य को ऐसी दिशा में प्रेरित करने की आकांक्षा रखते थे कि व्यक्ति को वरदान सुलभ हो सके। उनके समस्त चिंतन में व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक थे, विरुद्ध नहीं। निजी बातचीत में वे प्राय राष्ट्रीय मुक्ति के आदर्शों की भी चर्चा करते थे। अगस्त 1821 को उन्होंने कलकत्ता जनरल नामक पत्रिका के संपादक J.S. बर्किंघम को एक पत्र लिखा और विश्वास प्रकट किया कि अंतोतगत्वा यूरोपियन राष्ट्र तथा एशियाई उपनिवेश निश्चय ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। उन्हें न केवल भारत वरन विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति थी। उन्हें यूनानियों, नेपल्स वासियों की स्वतंत्रता की मांग से सहानुभूति थी। इसलिए जब 1820 में नेपल्स में स्वेच्छाचारी शासन की पुनः स्थापना हुई तो राजा राममोहन राय को बहुत क्षोभ हुआ और 1830 की फ्रांस की क्रांति से उनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको देश से गहरा प्रेम था। बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में उनका गहरा विश्वास था। लेकिन इसके साथ ही ये तथ्य है कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होने तथा उसके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मन मानस पर छाए हुए थे। भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंधों के विषय में उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों के उदारवादियों से भी बहुत अधिक उदारवादी थी। उन्होंने उस मार्ग को अपनाया था जो बहुत आगे चलकर भी गोखले का मार्ग ही बन सकता था, तिलक का नहीं। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से थे और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए तब राजा राममोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए गए इस कार्य से राजा राममोहन राय का मुख्य हाथ था। जब याचिका अस्वीकृत हो गई तब सपरिषद सम्राट के पास अपील की गई और इस पर बल दिया गया कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। वह यह नहीं सोचते थे कि समाचार पत्र के द्वारा सरकार को गिराने, डराने, अपमानित करने या सरकार के विरुद्ध घृणा के प्रसार का कार्य किया जाए। उनके अनुसार समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना था। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का ध्येय होना चाहिए। वह पत्रकार भी थे। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका तथा मिरातुल अखबार नाम की फारसी पत्रिका प्रारंभ की। उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन नाम की पत्रिका भी प्रारंभ की। उनके संबंध में के दामोदरन लिखते हैं कि राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। उनकी पत्रकारिता ने इस देश के समस्त भागों में
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदेश को पहुंचाया। उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश था। नेक्स्ट है न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राजा राममोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए और भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राममोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई, जिसमें राजा राममोहन राय की विशेष भूमिका थी। वह ब्रिटेन की लोक सदन की प्रवर समिति के प्रमुख उपस्थित हुए और 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम पर जब विवाद हो रहा था तो इस साक्ष्य में उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले दंड न्यायिकों, मजिस्ट्रेटों के न्यायिक और प्रशासकीय कार्यों को पृथक कर दिया जाए। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि न्याय अधिकारियों तथा जनता के बीच संचार का माध्यम कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसे दोनों ही बोल और समझ सके। इससे उचित न्याय प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। इसके अतिरिक्त न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों का भी अभाव था। वे इस पक्ष में थे कि भारत में प्रचलित सिद्धांतों और मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए। न्यायिक व्यवस्था में के संबंध में उनके द्वारा किए गए ये सुझाव निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। 1833 में लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राजा राममोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश भी की। ये सिफारिशें थीं: देसी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रैयत की दशा में सुधार तथा उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंध। डॉक्टर वर्मा के अनुसार वे भारतीय सभ्यता के रैयतवाड़ी, कृषि प्रधान तथा देहाती आधार को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में थे। राममोहन राय लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध थे। उनका ये सुझाव था कि संविदाबद्ध सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था और सेवाओं के प्रसंग में उनका ये प्रमुख सुझाव था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान हो तो भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधारों के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा निषेध कानून बना। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। राममोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। नेक्स्ट और लास्ट है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राममोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्हें सार्वभौमिकता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राजा राममोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करते थे। राममोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राममोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उसमें भी अंतर्राष्ट्रीयवाद झलकता था। परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। राय के चिंतन के समन्वयवादी व उदार पक्षों का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा है, समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य राममोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है।